तो पिछली क्लास में सारे गैस लॉस हमने देखे थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल इक्वेशन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आधा देखा था, इसमें बाकी कुछ चीजें भी और देखने की है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो आज इनके डाउट्स हम लोग लेंगे। अंजलि। सर अगर आइडियल गैस मेंशन किया किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग फिर उसमें चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं क्या? आइडियल गैस में किया है तो चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे तब चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। मतलब आइडियल होनी चाहिए प्लस प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होने चाहिए। और सर जब हम लोग पार्शियल प्रेशर जैसे इंडिविजुअली एक एक गैस का चेक कर रहे थे अलग से वॉल्यूम में रख के, तो उसमें वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा और टेम्परेचर भी सेम रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम लेने क्या गैस के? हाँ, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर एक कंटेनर के अंदर 3 गैस रखी थी, N1 मोल गैस 1, N2 मोल गैस 2 और N3 मोल गैस 3 एट T टेम्परेचर इन अ V वॉल्यूम कंटेनर। गैस 1 के कारण प्रेशर लग रहा था P1, गैस के कारण प्रेशर लग रहा था P2, गैस 3 के कारण प्रेशर लग रहा था P। तो इस सिस्टम का टोटल प्रेशर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर कहता है। वेयर पार्शियल प्रेशर क्या है, इसी कंटेनर में, मतलब इसी वॉल्यूम में इसी टेम्परेचर पर इतने ही मोल गैस 1 अकेली रखी होती तो जो प्रेशर लगाती वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता। मतलब इसी टेम्परेचर वॉल्यूम पे इतने ही मोल गैस जो प्रेशर अकेली होने पे लगाती वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। ऐसे ही यहाँ हम गैस 2 को रखते तो जो प्रेशर लगता वो गैस 2 का पार्शियल प्रेशर होगा। अगर हम ये गैस को रखते तो जो प्रेशर लगता वो गैस 3 का पार्शियल प्रेशर होगा। तो अगर इन तीनों को मिला के रखें तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 लगेगा। ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर एडिटिविटी प्रॉपर्टी को शो करता है कि नहीं करता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि प्रेशर एडिटिविटी प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है। एडिटिविटी मतलब प्रेशर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाल्टन्स लॉ में तो प्रेशर शोज एडिटिविटी ऐड हो रहा है प्रॉपर्टी कि ऐड हो रहा है, सिंपली ऐड हो जाता है। एक्चुअल में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेसिक क्या है, अगर आप P = nRT इक्वेशन लिखते हैं किसी गैस के लिए तो मैं लिख सकता हूँ P = nRT अपॉन V। अब किसी गैस के लिए TV कांस्टेंट रहे तो P प्रोपोर्शनल होगा। अगर P और V कांस्टेंट रहे तो RT या P ये पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो डाल्टन्स लॉ बेसिकली क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो जैसे मोल ऐड हो जाते हैं वैसे प्रेशर भी ऐड हो जाता है। अगर मैंने इसमें मोल N1 N2 N3 डाले तो यहाँ डालने पर एक साथ रखने पर मोल ऐड होंगे, प्रेशर उसके प्रोपोर्शनल, प्रेशर भी ऐड होगा। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके। और सर एवोगैड्रो लॉ को डेंसिटी का भी कुछ रिलेशन कर सकते हैं क्या ड्राइव? नहीं, एवोगैड्रो लॉ से डेंसिटी का रिलेशन ड्राइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ओके। राजकुमार। हेलो। हाँ जी।
सर पार्टिकल प्रेशर की जो एक बार आपने सेकंड डेफिनेशन बताई थी वो एक बार रिपीट कर दीजिए, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, उसके आगे क्या पार्टिकल था? पार्टिकल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर। किसी हाँ, कंटेनर में पार्शियल प्रेशर, पार्टिकल। किसी कंटेनर में 3 गैस रखी है। N1 मोल गैस 1 है, N2 मोल गैस 2 है, N3 मोल गैस 3 है। इसका प्रेशर टोटल, इस सिस्टम का टोटल प्रेशर P है। तो इस गैस 1 का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इसके अकेले के कारण जो प्रेशर है वो इसका पार्शियल प्रेशर है। इसका अकेले का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका पार्शियल प्रेशर है गैस 2 का। तो किसी गैस मिक्सचर में किसी गैस का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ओके, थैंक यू सर। अभिश्रय। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, सिग्निफिकेंस ऑफ आर समझा दीजिए एक बार। जब हमने आर को डिराइव किया था तो आर आता है पीवी अपॉन एन टी। पी को हम लिख पाते थे फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम को हम लिख पाते एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन अपॉन मोल एंड टेम्परेचर इन केल्विन। एरिया एरिया कैंसल होगा, तो R will be equal to force on the piston multiplied by displacement of piston। ये वर्क हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन पे कितना वर्क उस गैस ने की। द वर्क डन बाय अ गैस पर केल्विन पर मोल, द वर्क डन बाय पर केल्विन पर मोल इज वैल्यू ऑफ R। किसी कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस पिस्टन पे पर केल्विन पर मोल कितना वर्क कर सकती है और वो उस टन को ऊपर फोर्स लगा सकती है। पर केल्विन पर मोल एक गैस 8.34 जूल पर केल्विन पर मोल वर्क कर सकती है पिस्टन के ऊपर। और बेसिकली वो वर्क है। हर्षित चटर्जी। हेलो सर। सर कंबाइंड गैस लॉ समझ नहीं आया, क्योंकि वो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को डिसओबे करता है। क्यों डिसओबे करता है? सर क्योंकि चार्ल्स लॉ में बोला है कि टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी 1/v होगा, पर यहाँ पे तो टेम्परेचर नॉन कांस्टेंट है ना। तुमने एक कंटेनर में एक गैस ले ली, इसका टेम्परेचर T है, इसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, N मोल गैस ले ली, ठीक है। अब तुम क्या करो, यस सर। इस पिस्टन को मूव करने दो। अगर ये पिस्टन मूवेबल है तो बाहर 1 atm प्रेशर है, पिस्टन मूव करके वहां रुकेगा, जब अंदर प्रेशर भी 1 atm रहेगा। मान लो ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो तुम क्या करो, टेम्परेचर डबल कर दो। टेम्परेचर डबल करने से क्या होगा, अंदर प्रेशर राइज होगा, लेकिन पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा, ताकि अंदर प्रेशर अभी भी कितना बना रहे, 1 atm। मतलब हमने पिस्टन को मूव करा के 1 atm प्रेशर अंदर कांस्टेंट रखा, तो टेम्परेचर को डबल करने पर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया जाएगा। पर मान लो तुमने तो ये वाला कौन सा लॉ हो गया, वॉल्यूम होने पे टेम्परेचर डबल होने पे वॉल्यूम डबल होगा। अगर प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखना है तो मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस V प्रोपोर्शनली बिहेव करेगा, ये चार्ल्स लॉ है। सपोज तुमने इस पिस्टन को फिक्स कर दिया होता, तो अब तो यहाँ मूव कर नहीं पा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तुमने टेम्परेचर डबल कर दिया, अंदर प्रेशर डबल हो जाएगा। यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T हो रहा है जब V कांस्टेंट है और N कांस्टेंट है, ये गेलुसॉक है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इस पिस्टन को मूव कराया, पहले गैस यहाँ पर थी, P प्रेशर पे, V वॉल्यूम पे, T प्रेशर पे, बाहर 1 atm है, अंदर भी 1 atm है, पिस्टन मूवेबल है। लेकिन तुमने इस पिस्टन पे गैस का टेम्परेचर डबल किया, लेकिन इस पे एक पत्थर भी रख दिया इस पिस्टन के ऊपर, मतलब इस पिस्टन पे अब बाहर 1.5 atm प्रेशर लग रहा है। 1 atm तो एटमॉस्फेयर का
0.5 atm सपोज इसके कारण, तो इसका टेम्परेचर तुमने डबल कर दिया। अब ये पिस्टन मूव करके वहां रुकेगा जहां प्रेशर 1.5 atm अंदर आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम 2v नहीं होगा, ये बीच की किसी वैल्यू पे रुकेगा। पहले ये 2v तक जाता अगर प्रेशर कांस्टेंट होता, तो अब pvt तीनों चेंज हो रहा है, यहाँ केवल n कांस्टेंट है, pv अपॉन t विल रिमेन कांस्टेंट। ये कंबाइंड गैस लॉ है। ओके सर, थैंक यू। आयुष, सर पार्शियल प्रेशर रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करा दीजिए। पार्शियल से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी पार्शियल प्रेशर को हमें थोड़ा पढ़ना है क्योंकि कल टाइम खत्म हो गया था, पर अभी देखते हैं, आपके डाउट होने के बाद में अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें एक आध क्वेश्चन है, उसको ओके। देखते हैं। और कोई? हेलो अनुकृति, हाँ जी। सर, ये जो आपने कल इक्वेशन लिखवाया था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो जी। सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या सिग्निफाई कर रहा है? किसी सिस्टम में आपने n1 मोल गैस के ले रखे, n2 मोल गैस 2 ले रखी है, n3 मोल गैस 3 ले रखी है, तो गैस 1 के मोल कितने हैं? n1। सिस्टम में टोटल मोल कितने हैं? n1 प्लस n2 प्लस 3। दिस रेशो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। जैसे मान लो एक कंटेनर में तुमने 3 मोल हाइड्रोजन गैस ले ली, 2 मोल ऑक्सीजन गैस ले ली और 5 मोल नाइट्रोजन गैस ले ली, तो सिस्टम के अंदर टोटल मोल कितने हैं? सर इस सिस्टम के अंदर टोटल 10 मोल है, उसमें से 10 हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 3 मोल। तो 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 3/10, 3 0.3 upon मोल 10। फ्रैक्शन। यस सर, बेसिकली थैंक मोल यू सर। फ्रैक्शन, बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उस सिस्टम के अंदर 1 मोल में से उस गैस के कितने मोल है, यूनिट में से कितने मोल होते हैं? सिस्टम के टोटल 10 मोल में से हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, तो सिस्टम के 1 मोल में से कितना होता? जैसे हम परसेंटेज स्केल यूज करते हैं किसी चीज को बताने के लिए, परसेंटेज स्केल 0 से 100 तक की स्केल रहती है, फ्रैक्शन स्केल 0 से 1 तक की रहती है। इस सिस्टम के अंदर टोटल 10 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो कितने परसेंट मोल है हाइड्रोजन के? 0.3%। 30%। 10 में से कोई चीज 3 है तो वो 30% होती है। आप समझ रही हो? यस सर। 10 में से परसेंटेज ऑफ निकालना है कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल इनटू 100 इज द 30% बाय मोल हाइड्रोजन है आपके पास। तो अगर आप कह रहे हो कि इस सिस्टम के अंदर 30% हाइड्रोजन है बाय मोल, तो यहाँ आप स्केल कितनी बड़ी यूज कर रहे हो? 0 से 100 तक की। आप ये कह दो कि 0.3 मोल फ्रैक्शन, मतलब आप यहाँ स्केल कितनी यूज कर रहे हो? 0 से 1 तक की बस। तो स्केल का 0 फर्क है to बस। 1। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। सर, जो यहाँ हम जो पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं वो हर इंडिविजुअल गैस के लिए है ना? हाँ, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, उसका अकेले का प्रेशर, वो जितना प्रेशर इंडिविजुअली लगा रही है। ओके सर, थैंक यू। ये किसी ने, मानस द्विवेदी, आपने क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाला है यहाँ पे। गैसेस स्टेट का जब डाउट है तो गैसेस स्टेट के डाउट ही पूछिए। जब तक क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब तक आपको घर के पे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ना चाहिए था और उसके सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए थे उस समय। अब जब गैसेस स्टेट चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो अब आपको गैसेस स्टेट पढ़ना चाहिए।
अभी भी कई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एग्जाम में सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आएगा, तो गैसियस स्टेट का टाइम निकल जाएगा। फिर जब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आप गैसियस स्टेट पढ़ोगे। पैकेज में जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे सॉल्व करना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको रिवीजन के समय टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन दिया हुआ था आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यम 1+ is 19.6 into 10 to the power minus 18. जूल होना चाहिए ये। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2+, लिथियम 2 की फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या होगी, मतलब लिथियम 2+ के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है, तो इसको यूज ही मत करो। हमें पता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या रहती है, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लिथियम है तो Z को 3 रख देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1² रख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। तो ये लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई, यही आंसर होगा। किसी ने पूछा है according to Charles law if we reduce the temperature of gas to -273 degree centigrade then its volume will be 0 and we know that volume equal to mass upon density, so for satisfying this mass must be 0. how it is possible? देखिए ऐसा नहीं है, कोई चीज कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्पेस का कितना एरिया, कितना जगह वो स्पेस घेरती है। मेरे पास में एक 10 लीटर का कंटेनर था, तो मैंने इस पे मैंने क्या किया, 1 मोल गैस रखी, सपोज 1 मोल ऑक्सीजन रखी, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब मैंने इसको टेम्परेचर घटाना शुरू किया, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। हर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसका वॉल्यूम V0.273 कम हो जाएगा। मैंने इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया, ये गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा और ये पिस्टन इधर नीचे जाके चिपक जाएगा। ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये सब थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल ऐसा हम नहीं चेक कर सकते, ये सब थ्योरेटिकल बात है। इस इक्वेशन का इन्फरेंस ये है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा। मतलब 30 टन ऑक्सीजन थ्योरेटिकली 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इसका मतलब उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इस इक्वेशन का इन्फरेंस है, ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हम। आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हो कि ऐसा, एक्चुअली प्रैक्टिकली इस बात को वेरीफाई जब हम करने जाते हैं तो जैसे जैसे गैस पे टेम्परेचर कम करते जाते हैं, करीब करीब यहाँ पर आने के बाद ये गैस एकदम से लिक्विफाई हो जाती है और नीचे लिक्विड बन जाता है। ये पिस्टन यही रह जाता है और नीचे लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड पे गैस लॉ लगेगा नहीं, तो आप इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, मगर इक्वेशंस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या निकल रहे हैं वो तो आपको समझ में आना चाहिए। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। दिया असाटी आपने पूछा है कि इफ वी आर नॉट अटेम्प्टिंग ऑल द पीडीएफ विल इट बी फाइन। हाँ ठीक है, मैंने यही बोला, अगर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो असाइनमेंट्स दिए हैं, पीडीएफ दिए हैं, आप उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। यदि आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 30-35 सही कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं तो पहले थ्योरी को ढंग से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए तो हमको बहुत टाइम मिलेगा। जी, ये मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कोई भी चैप्टर की बात है।
Tanishq, when we talk about pressure, do we consider it as an outside pressure on the gas placed in a container, or it is the pressure exerted by the gas on the wall of its container? जब हम इसके प्रेशर की बात करते हैं तो हम हमेशा गैस ने वॉल पे कितना फोर्स लगाया है उसकी बात करते हैं। बंद कंटेनर है तो बाहर कितना ही प्रेशर हो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पिस्टन अगर लगा हुआ है मूवेबल तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर होगा, तब जाके वो पिस्टन रुकेगा, तब दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन प्रेशर ऑफ द गैस मतलब अंदर से जो प्रेशर लग रहा है गैस। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, किसी दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर मैं एक काम करूंगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक सॉल्यूशन बना के यूट्यूब पे परमानेंट डाल दूंगा, वहां से आप लोग उनको देख लीजिएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, so you have to wait for it. Aryan Rajput, is there any way by which we can reduce the long calculation while solving numericals? अच्छी बात है ये। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर लेते हैं, कई बार नहीं हो पाता है। कोशिश ये कीजिए कि कैलकुलेशंस जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं किसी फॉर्मूले में तो स्टेप पे कैलकुलेशन मत करिए और वैल्यू मत डालिए आगे, सारी कैलकुलेशन आगे तक ले जाइए और आगे तक ले जाने के बाद सारी कैलकुलेशन फाइनल एक जगह करिए, उसमें से बहुत सारी चीजें कट जाती है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम केस में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सिंपल इंटीजर मल्टीपल की डाटा रहता है, जो बाद में जाकर आप देखोगे कि या तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा या परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा या n मल्टीपल आ रहा होगा, तो आखिरी में आप अगर सारे कैलकुलेशन करोगे तो चीजें कट जाएंगी, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछ सकते हैं क्या? नहीं, ये गैसियस स्टेट का डाउट सेशन है तो गैसियस स्टेट की बात करेंगे हम। Saurabh Tripathi, 1 mole of an ideal gas at a constant atmospheric pressure is heated to increase its volume by 50% of initial volume. ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 mole of an ideal gas at constant atmospheric pressure is heated to increase its volume by 50%. $300 केल्विन टेम्परेचर पे थी, इसका नया टेम्परेचर क्या होगा? यदि इसका वॉल्यूम, इसको हीट करके इतना हीट किया गया है कि ये 50% इसका इनिशियल वॉल्यूम बढ़ गया। 1 mole of an ideal gas at constant atmospheric pressure is heated to increase its volume by 50% of its initial volume. Then calculate its final temperature. देखिए, अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम V था तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V प्लस V/2। 50% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और 50% अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब नया वॉल्यूम क्या होगा? पुराना वॉल्यूम प्लस उस वॉल्यूम का 50% इंक्रीमेंट, तो नया वॉल्यूम 3/2V होगा। ये नया वॉल्यूम है V2, और चूंकि मोल ऑफ गैस और प्रेशर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। चलो लगा सकते हैं। V1 कितना था? V। T1 कितना था? 300। नया वॉल्यूम कितना है? 3/2V अपॉन T2 निकालना है। ये V कैंसिल हो जाएगा तो T2 यहां से निकाल लेंगे, दैट इज 300/2, दैट इज इक्वल्स टू 450 केल्विन। नया टेम्परेचर उसका 450 केल्विन है। या सिंपल लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल जब है, सॉरी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब है, तो जब वॉल्यूम
अपने वॉल्यूम का 50% बढ़ा है तो टेम्परेचर भी उस टेम्परेचर का 50% बढ़ाया होगा। ये टेम्परेचर 300, इसका 50% कितना है 150, उतना बढ़ाया होगा तो 450 टेम्परेचर हो गया होगा। फिर एनी प्रूफ फॉर दिस गैस लॉज, जितने भी गैस लॉज हैं उनका प्रैक्टिकल कोई प्रूफ नहीं हो सकता, बिकॉज हम उसको कंप्लीट प्रूव नहीं कर सकते किसी भी गैस लॉ को, क्योंकि तब तक गैस लिक्विफाई हो चुकी होती है। लेकिन थियोरेटिकली ये गैस लॉस दिए गए हैं, इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम रियल गैसेस पढ़ेंगे। प्राची सिंह, व्हाट डू यू मीन बाय इवैक्यूएटेड कंटेनर? इवैक्यूएटेड मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर कोई भी गैस ना हो, बिल्कुल खाली। खाली मतलब गैस भी ना हो उसके अंदर, तो उसके अंदर सारी गैस वैक्यूम पंप से सक कर लेंगे और उसको इवैक्यूएट कर लेंगे। मानस द्विवेदी, सर आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बड़ा लिखने की। आर्यन एस, रेडियो एक्टिविटी है सिलेबस में, सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी है मगर गैसेस स्टेट में नहीं है, ये बाद में अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए। टुमारो इज आवर टेस्ट, सो प्लीज allow us to ask doubts of test। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का कल टेस्ट है आपका, लेकिन डाउट पूछने का टाइम नहीं बचा है, 6:27 हो रहे हैं, इसलिए अब प्रिपेयर करो क्योंकि बहुत उसके हम लोगों ने क्लासेस हुई हैं उसकी। हाँ, और कोई? काव्य शुक्ला, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस? एक ऐसी गैस जो इन सारे गैस लॉस कंप्लीट फॉलो करती हो, बिल्कुल भी डिविएट नहीं करती हो इन गैस लॉस से, उसको आइडियल गैस कहते हैं। मतलब उस गैस के लिए -73 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 0 हो जाता होगा, ऐसी गैस आइडियल गैस कहलाती है। हालांकि कोई भी नॉन गैस ऐसा नहीं करती है, तो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पिस्टन वंस अगेन? पिस्टन की वर्किंग क्या, कुछ भी सिंपल सी तो है। आपने एक कंटेनर में एक रखी, उस पर पिस्टन लगा रखा है, ये बाहर जितना प्रेशर है हम ये मान के चलते हैं कि पिस्टन वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो इसका खुद का कोई मास नहीं है, तो बाहर 1 atm प्रेशर है और ये मूविंग पिस्टन है, तो ये कहाँ रुकेगा? जब अंदर भी 1 atm होगा तब जाके ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो एक सिलेंडर में एक गैस लेते हैं और उसमें मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट प्रेशर कांस्टेंट रहा है। आर द वेपर एंड स्टीम बोथ फॉर्म ऑफ गैसेस? वेपर और स्टीम दोनों गैसेस के फॉर्म है। वेपर और स्टीम में ज्यादा बड़े क्लस्टर होते हैं, गैस उसके भी बात की बात है, पर इफ देन वी कैन अप्लाई गैस लॉस फॉर देम। आप वाटर वेपर पर गैस लॉ लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में देखें तो लगा सकते हैं। वाटर वेपर पे हम गैस लॉ लगा लेते हैं, वाटर वेपर को गैस मान के, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें तो ये गैस लॉ गलत आंसर देंगे। गैस लॉ के जितने क्वेश्चन होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल गैस के लिए पूछे जाते हैं, दैट इज आइडियल गैस। कोई भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो उसको आइडियल मान के ही सॉल्व कर देंगे। व्हाट इज एवोगेड्रो नंबर? 6.023 into 10 to the power 23, ये एवोगेड्रो नंबर है। Which gas is closest to ideal gas in properties? इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे हम। What is the meaning of constant molar volume? Constant molar volume का मतलब क्या है? एक गैस 1 मोल आपने ले रखी है एक रिजिड बंद कंटेनर में,
तो इसका वॉल्यूम इसका मोलर वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट है क्योंकि कंटेनर रिजिड है, बंद है एकदम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इन कंबाइंड गैस लॉ ओनली एन रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, व्हाट इज अ नोबल गैस, अभी मैंने बताया। तो ये सारे आपके डाउट्स थे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, ये 1 मैंने अभी करवाया था, इसका आंसर 450 केल्विन आया था। क्वेश्चन नंबर 2, द डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.974 atm दे रखी है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? द डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.974 atm is 2 into 10 to the power minus 3 gram per ml. What is the molecular mass of this? इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यशराज सिंह, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी। अब क्या करूं इसमें तो डेंसिटी की टर्म है ही नहीं। हाँ जी यशराज जी, इसमें डेंसिटी की टर्म तो है ही नहीं। रुद्राक्ष सर एन को मास ऑफ वुड में टोटल मास अपॉन मोलर मास करके फिर वॉल्यूम को ट्रांसपोज कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो P into molecular weight is equals to weight of the gas in gram upon volume into RT, या मास भी लिख सकते हैं वेट, और यहाँ वेट लिखा तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे, यहाँ मास लिखते तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास कहते। तो मास ऑफ द गैस इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस आ गया, इसको लिख देंगे डेंसिटी ऑफ द गैस। तो पीएम इज इक्वल टू हो जाएगा डीआरटी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा डीआरटी अपॉन पी। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना वरना आंसर गलत आ जाएगा। बताइए यहाँ पर आंसर का ध्यान देना पड़ेगा। कौन बताएगा कि इसमें क्या गड़बड़ होने वाली है? मिलीलीटर। डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, आर की वैल्यू 0.0821 पर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल रखोगे तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होना चाहिए। तो इसलिए ये ग्राम अपॉन मिलीलीटर है। 1 मिलीलीटर कितना होता है, कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। 1 अपॉन 1000 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर होता है। अब इसको ऊपर ले गए 10 टू द पावर प्लस 3 लीटर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2.5 ग्राम पर
लीटर इसकी डेंसिटी यहाँ रखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में आएगा 2.5 इंटू 0.08214 इंटू, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 371 केल्विन होगा, इसको केल्विन में रखना पड़ेगा। प्रेशर एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं तो ग्राम पर मोल में आंसर आएगा आपका। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को मोल्ड किया, ठीक है, और सारे कैलकुलेशन लास्ट में करना चाहिए ताकि कई चीजें कट जाती हैं। कई बार ये भी कर सकते हैं, हमको पता था कि ये 0.08214 दरअसल ये आया था कहां से, हमने देखा था R/270, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT लिखा था, P1 था, N1 था, V 22.4 था, T 273 था, तो ये वैल्यू दरअसल 22.4 अपॉन 273 थी। तो कई बार ऐसा भी कर लेते हैं, R की वैल्यू को 22.4 अपॉन 273 लिख लेते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ कट जाता। ठीक है, आपने N की जगह कौन सा फार्मूला रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये एक फार्मूला होता है। किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम अपॉन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये पहली क्लास में बताया था। तो मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को डेंसिटी की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में गैसेस स्टेट के आगे के क्वेश्चन थ्योरी पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम और पैकेज के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए और कैलकुलेशंस ध्यान से करिए। हेलो कुमार, हाँ जी, इसका आंसर 78.21 समथिंग आ रहा है, ये हाँ तो वाले इसको ठीक है ना, सॉल्व करके दे दे। सॉल्व हो गया, पीछे आंसर देख लो, इतना ही हाँ दिया वो होगा। हाँ हाँ ओके। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।